लिखोगे कुछ हथेली पर, पढ़ोगे कुछ किताबों में। लिखोगे कुछ हथेली पर, पढ़ोगे कुछ किताबों में, नजर आएंगे हम तुमको सवालों में, जवाबों में। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग दो अक्षर पढ़ लेते हैं विज्ञान के और फिर अजीब अजीब से सवाल उठाने लगते हैं हमारे शास्त्रों पे। उन्हें सारे शास्त्र व्यर्थ दिखाई पड़ने लगते हैं, ज्योतिष एक भ्रांति दिखाई पड़ने लगती है, वेद आदि शास्त्र जो है मूर्ख लोगों की लिखी हुई गरेड़ियों के गीत नजर आने लगते हैं। सब कुछ उन्हें व्यर्थ नजर आने लगता है, बस विज्ञान की किताब ही उन्हें बस आखिरी सत्य नजर आने लगती है। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे आक्षेपों का निराकरण लेकर के आए हैं जो कुछ अल्पज्ञानी तार्किक लोग करते हैं और विज्ञान की दुहाई भी देते हैं। इस एपिसोड में हम उन तर्कों का तो खंडन करेंगे ही, साथ में आपको विज्ञान की सीमाओं से भी परिचित करवाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो फिर लोग तर्क कुतर्क करके आपके शास्त्रों का अपमान करते ही रहेंगे और आपको नीचा दिखाते ही रहेंगे। तो चलते हैं अपने पहले आक्षेप पे। पहला आक्षेप क्या कहता है कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की चर्चा ही है, आप जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है, तो पहला आक्षेप जो तार्किक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सूर्य कहीं कोई ग्रह है। एक 4 क्लास 5 क्लास पढ़ने वाले एक साधारण से विज्ञान के विद्यार्थी को पता रहता है कि सूर्य तो एक तारा है, चंद्रमा कहीं कोई ग्रह है, चंद्रमा तो एक उपग्रह है। अरे मूर्ख ज्योतिषी लोग, ये मूर्ख लोगों का लिखा हुआ शास्त्र है, उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे नवग्रहों की श्रेणी में सूर्य और चंद्रमा को रख दिया। ज्योतिष मूर्खों का लिखा हुआ ग्रंथ है, एक अवैज्ञानिक ग्रंथ है, एक अवैज्ञानिक शास्त्र है। इस प्रकार के आक्षेप करते हैं, उनकी बातों पर हंसी आती है। बंधु दोस्तों, शास्त्र जो होता है, शास्त्र में जो लिखे शब्द होते हैं वो तो इशारा है। जैसे कि कोई उंगली दिखाए चंद्रमा की ओर और कोई चंद्रमा की ओर ना देखे और उंगली पकड़ के बैठ जाए, तो उसको क्या हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को? ठीक वैसी ही बातें हैं। शास्त्र को शाब्दिक तौर पे लेकर के, लिटरली लेकर के उसके अर्थों को नहीं समझा जा सकता। मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए, गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात कि और भी बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए त्यक्त जीविता, प्राण त्याग कर खड़े हैं। अब कोई फिलॉसफी में, तर्कशास्त्र में पीएचडी करके आ जाए, कहे कैसा बेवकूफ वाला ग्रंथ है गीता, गीता बेवकूफों का ग्रंथ है। अरे प्राण त्याग के कोई खड़ा रह सकता है? मदर्थे त्यक्त जीविता, प्राण त्याग के कैसे खड़ा रह सकता है? एक 4 क्लास के विद्यार्थी को पता रहता है कि प्राण त्याग के कोई खड़ा नहीं रह सकता है। गीता मूर्खों का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो उसकी बातों पे आप सिर्फ हंस सकते हैं और क्या कर सकते हैं। त्यक्त जीविता का मतलब प्राण त्याग कर खड़े नहीं है, प्राणों की आशा त्याग के खड़े हैं। यहाँ पे शब्दों का लिटरल अर्थ नहीं लिया जा सकता। शब्दों किस ओर, उंगली किस चंद्रमा की ओर इशारा कर रही है, उधर देखना होता है। शास्त्रों को लक्षणा से समझना होता है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की लक्षणाएं कही गई है, जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा। इसका क्या मतलब होता है कि कई बार शब्दों के जो है लिटरल अर्थ को नहीं लेना होता है, और कई बार लिटरल अर्थ को तो लेना ही होता है, उसके अलावा भी कुछ अर्थ लेना होता है। तो ये 2 तरह की लक्षणाएं समझिए। तो लिटरल अर्थ को आप लेंगे, शाब्दिक अर्थ को लेंगे, तो सत्य को नहीं समझ पाएंगे, शास्त्र को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। रामचरितमानस के लंका कांड में राम जी ने धर्मरथ का वर्णन किया है और उन्होंने ये कहा है कि महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। वो विभीषण को राम जी कहते हैं कि ये जो महान अजय संसार है, जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है, उसे भी वह व्यक्ति जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, वह जिसके पास ऐसा धर्म रथ हो वो तो महान अजय संसार को भी जीत सकता है। ये रामचरितमानस के लंका कांड का 80वां दोहा है। अब कोई फिर तर्कशास्त्र में पीएचडी करके आ जाए, वो कहे कैसा राम जी बेवकूफ थे, रामचरितमानस मूर्खों का लिखा हुआ ग्रंथ है। अरे अजय का मतलब ही यही होता है कि जिसे जीता नहीं जा सकता है। तो जब जिसे जीता ही नहीं जा सकता उसे कैसे जीत सके सो वीर, कैसे कह दिया राम जी ने? राम जी मूर्ख थे। तो राम जी मूर्ख नहीं थे, शास्त्र इससे मूर्ख नहीं। इससे बस इतना ही पता चलता है कि पढ़ने वाले तार्किक को जो है शास्त्र पढ़ने का तरीका नहीं आया। यहाँ पे अजय का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, यहाँ पे अजय का लिटरल अर्थ जो है कि जीता नहीं जा सके वो नहीं लेना है। यहाँ पे अजय का अर्थ लेना है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। तो जो उसे जीत लेता है वही सच्चा वीर है, और वही जिसके पास धर्मरथ है वो उस दुर्जय संसार को भी जीत लेता है, जन्म मृत्यु रूपी संसार को। तो शब्दों के
लिटरल अर्थ नहीं लेने होते हैं, ऐसे अर्थ से शास्त्र नहीं समझा जाता। यहाँ पे जो कहा गया है कि नवग्रह है, यहाँ पे बस कहने का इतना ही अर्थ है कि ये सारे कारक हैं। जीवन में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, सुख दुख होती है, विद्या होता है, धन होता है, वैभव होता है, गाड़ी होती है, घोड़ा मकान होता है। इन सब के कई सारे कारक होते हैं। अगर आपको ग्रह शब्द से समस्या है, अगर आप कहते हैं कि सूर्य ग्रह नहीं है, आप कारक कह लीजिए उसको। ये 9 कारक हैं, इसके आधार पर आपकी जिंदगी में होने वाली विभिन्न घटनाओं का विवेचन किया जाता है, फल कथन किया जाता है। बस इतना ही अर्थ है। ग्रह के लिटरल अर्थ को लेकर के आप अगर ये कह देंगे कि ज्योतिष शास्त्र मूर्खों का शास्त्र है, सूर्य कहीं ग्रह है, चंद्रमा कहीं ग्रह है, तो इससे ज्योतिष का तो कुछ पूरा नहीं होगा। पराशर जी लिख के चले गए, उनका कुछ नहीं होने वाला है, आप उसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये पहला आक्षेप होता है। अच्छा, दूसरा आक्षेप क्या करते हैं ये तार्किक लोग जो विज्ञान की दुहाई देते हैं? क्या आक्षेप करते हैं दूसरा? ये ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि अगर चंद्रमा कमजोर है, ये मंत्र का जाप कर लीजिए, ये दान कर लीजिए। और सच में उनकी बात सही भी है। हमारे शास्त्रों में जातक चंद्रिका आदि, जातकाभरणम आदि ग्रंथों में कहा गया है कि हाँ, कोई ग्रह अगर आपका पीड़ित हो तो इस मंत्र का जाप कर लीजिए या इस प्रकार की दान दे दीजिए। तो आक्षेप क्या करते हैं तार्किक लोग? अरे, आपके दान देने से, आपके मंत्र पढ़ने से कहीं ग्रह कंट्रोल में आ जाएगा, ग्रह कहीं अपनी चाल बदल देगा। मूर्खों का लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र। ग्रह तो अपने ही चाल से चलते रहेंगे ना। बुध अपने चाल से चलेगा, चंद्रमा अपने चाल से चलेगा। तो ये जो ग्रह का कहीं कंट्रोल में आ जाएगा, आपके मंत्र जपने से क्या होगा कि ग्रह कंट्रोल में आ जाएगा? मूर्खों का लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र है, अवैज्ञानिक है ज्योतिष शास्त्र। फिर वही बचकानी बात। दोस्तों, शब्द को लिटरली, वाक्य को लिटरली नहीं लेना होता। यहाँ पे अगर ये कहा गया है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है और ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के इस मंत्र का जाप कीजिए, तो इसके पीछे कुछ कारण है। ये कहने का तरीका है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग दिख रहे हैं कि आपका मन बहुत अशांत रहता है, आप निर्णय ले पाने में अक्षम है। आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। ये कहने का एक तरीका है कि आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस मंत्र का जाप कर लेंगे तो चंद्रमा आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये एक कहने का तरीका है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जिसमें अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसा योग है जिसको कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं इस मंत्र का जाप करें। मंत्र के पीछे एक विज्ञान है। मंत्र के पीछे क्या विज्ञान है? बहुत प्राचीन काल से लोगों को पता था कि मनुष्य शून्य समाधि में सीधे प्रवेश नहीं कर सकता है, सबके लिए इतना संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ उसे आलंबन दिया जाता है, कुछ मंत्र दिया जाता है। मैं कहूँ कि बैठो और कुछ मत सोचो, तो ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसी बात है, ऐसा योग, ऐसा ध्यान। तो उसे एक मंत्र दिया जाता है और हर अक्षर का अपनी एक ध्वनि होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे ओम धाम धिंग धूम धुर्जटय पत्नी, दुर्गा पाठ में ये मंत्र आता है। तो आप देख रहे हैं कि धाम धिंग धूम इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन इसका बार बार आप उच्चारण करेंगे, बार बार मन में स्मरण करेंगे तो आपके मन में ऊर्जा आएगी। उसी तरह से चंद्रमा का जो मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, इसका बार बार जो आप जाप करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। चंद्रमा कंट्रोल में आता है नहीं आता है उसकी चिंता मत करें, आप उससे लाभ उठाने की चिंता करें। अब देखिए, मैं एक वैज्ञानिक, जो विज्ञान की भाषा समझते हैं उन्हें वैज्ञानिक तर्क देना पड़ता है। मैं एक वैज्ञानिक यंत्र का उदाहरण देता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी विज्ञान का सबसे नवीनतम शोध है। और मैं विज्ञान के क्षेत्र में केवल ज्योतिष का ही विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने विज्ञान के क्षेत्र में भी उतना ही अध्ययन किया है। मैंने भारत में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत के गणमान्य प्रौद्योगिकी संस्था है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी है। दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्स करा है। मैंने विज्ञान के क्षेत्र में जो बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम किया हुआ है। मैंने डाटा साइंस पे कोर्स किए हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो मैं विज्ञान के क्षेत्र में भी उतनी ही दक्षता रखता हूँ जितना कि ज्योतिष के क्षेत्र में रखता हूँ। मुझे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मेलबर्न में 2019 में, मुझे वहाँ पे एक गेस्ट लेक्चरर की तरफ बुलाया गया था। मैंने MIT यूनिवर्सिटी में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे लेक्चर दिया हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई विज्ञान के 2 अक्षर बोल के चला जाएगा तो मुझे बेवकूफ़ बना देगा या मेरे दर्शकों को जो है वो ठग करके और उन्हें भ्रमित करके चला जाएगा। मैं विज्ञान के क्षेत्र में भी उतनी ही दक्षता रखता हूँ जितना ज्योतिष के क्षेत्र में रखता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक यंत्र का आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक डीप लर्निंग नाम का एल्गोरिथम होता है जिससे स्पीच रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन किया जा सकता है, ठीक है। और इससे कुछ यंत्र बने हुए हैं, जैसे कि आपका अमेजॉन इको शो है या गूगल होम है। उसको आप जाकर के बोलेंगे कि एलेक्सा कल सूर्योदय कितने बजे होगा, तो वो आपको बता देगा। एलेक्सा मंगलवार को सूर्योदय कितने बजे होगा? सूर्योदय मंगलवार मई 30 सुबह के
7:02 पर होगा। अब अगर कोई पीएचडी करके आ जाए तर्कशास्त्र में और विज्ञान में, वो कहे कि क्या बेवकूफी वाली बात है, सूर्योदय कहीं होता है? सूर्य तो कभी उदय ही नहीं होता, ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है, सूर्य तो वहीं का वहीं रहता है। अरे पृथ्वी घूम जाती है। ये अमेजोन इकोसो जो है अवैज्ञानिक यंत्र है। तो वो यंत्र अवैज्ञानिक नहीं होगा। अमेजोन वाले लोग जो है वो यंत्र बनाना बंद नहीं करेंगे। बस हाँ, वो तार्किक व्यक्ति जो है उसके लाभ से वंचित रह जाएगा, बस इतना ही होगा। ये सूर्योदय होता है, मैं भी जानता हूँ, एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य तो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हम सूर्योदय कहते हैं तो सामने वाला आदमी उसका मतलब नहीं समझ जाता है, या वो जो वैज्ञानिक यंत्र है उसका मतलब नहीं समझ जाता है, मतलब तो उसे समझ ही जाता है। तो इसीलिए शाब्दिक शब्द कितने सही हैं, सटीक हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। शब्द से जो कहा जा रहा है, जिस ओर इशारा किया जा रहा है, वो सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उसकी उपयोगिता है। तो ये बातें हैं। अब अच्छा चलिए, दान के बारे में भी ऐसा ही। दान देने से क्या ग्रह कंट्रोल में आ जाएंगे आपके? फिर वही बेवकूफी वाली बात। अरे भाई, ये कुंडली में अगर जब ये कहा जाता है कि आपका शनि पीड़ित है, आप जाकर के काले उड़द का दान दे दीजिए या काले तिल का दान दे दीजिए, तो इसका यही मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि वो दान दे दीजिएगा तो आपका ग्रह कंट्रोल में हो जाएगा और शनि जो है आपके लिए अनुकूल हो जाएगा या वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये मतलब नहीं है। उसका केवल यही मतलब है कि आपने पहले ऐसे कर्म किए हैं जो काले कर्म हैं, जो कि श्वेत नहीं है। आपको उन कर्मों को स्मरण करके, या अगर स्मरण नहीं तो उसके लिए क्षमा मांगिए और अपने आप को यह वचन दीजिए कि आगे से आप शुभ कर्म करेंगे। ये कहने का केवल एकमात्र, आप शुभ कर्मा को जमा करेंगे। ये एक कहने का एक तरीका है ज्योतिष शास्त्र में। तो अगर ऐसे नहीं समझेंगे, सब बात पर ऐसे विज्ञान के तर्क को उठा करके लेते आएंगे, तो फिर आप ज्योतिष शास्त्र के लाभ से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, जीवन में विज्ञान के अतिरिक्त भी अन्य शास्त्र होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पाक शास्त्र है, लिटरेचर है, आर्ट्स है, बहुत सारे अन्य विषय भी होते हैं। जीवन में सिर्फ विज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। जब आवश्यकता पड़े आप विज्ञान का उपयोग कर लें, और जब आवश्यकता पड़े तो विज्ञान को हटाने में भी की भी क्षमता रखें। आप विज्ञान के एक मानसिक गुलाम बन के न रह जाएं। जब इस प्रकार के तार्किक लोग आकर के विज्ञान की दुहाई देते हैं, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी बात विज्ञान सम्मत है केवल वही मान्य है, और जो बात विज्ञान से असम्मत है वो बात मान्य नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जीवन विज्ञान से ऊपर है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो बात विज्ञान सम्मत भी होती है फिर भी हम उसे नहीं मानते, और कई बार ऐसा होता है कि जो बात विज्ञान से असम्मत है फिर भी हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ, फिर आपको विज्ञान की सीमाओं का ख्याल आएगा। देखिए, विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप उबले हुए भोजन करें, उबली हुई सब्जियां खाएं, या फलों का रस पिए, या फल खाएं, तला हुआ भोजन न करें, मसाला आदि न खाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या इस प्रकार का भोजन करके आप जीवित रह पाएंगे अधिक दिन? आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आप जानते हैं कि रोज रोज करेले का रस पीने से न केवल वजन घटता है बल्कि जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। जी हाँ, तो विज्ञान से सहमत है कि रोज करेले का जूस पिएं और फल खाएं और उबली हुई सब्जियां खाएं और कुछ तला भुना नहीं खाएं, कुछ मसालेदार नहीं खाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जीवन में उसका पालन करने लगेंगे 100%। नहीं, विज्ञान के द्वारा सम्मत तो है, लेकिन जीवन विज्ञान से ऊपर है। अच्छा ठीक, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं जहां जो विज्ञान से असम्मत है फिर भी वो बात हम लोग अपने जीवन में मानते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप जब किसी मित्र से मिलते हैं, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उससे मिलते हैं तो आप उससे जाकर के हाथ मिलाते हैं या उससे गले मिलते हैं। आप कोई पीएचडी करके आ जाए मेडिकल साइंस में और कहे कि क्या बेवकूफ़ी है, आपके हाथ में पहले से इतने सारे कीटाणु थे, दूसरे के हाथ में जाकर के मिला दिए आप, ये तो बहुत अनहाइजीनिक है, बेवकूफ़ी है। तो बेवकूफ़ वो हाथ मिलाने वाला आदमी नहीं है, बेवकूफ़ वो वैज्ञानिक चित्त वाला व्यक्ति है जो हर जगह पे विज्ञान घुसा रहा है। जीवन विज्ञान से ऊपर है, तर्क से ऊपर है। कोई आदमी अपनी पत्नी को किस करे, कोई फिर तार्किक व्यक्ति कहे कि क्या बेवकूफ़ी है, आपके मुंह में पहले से इतने सारे कीटाणु थे, आप उसको जाकर के दूसरों के भी मुंह में डाल दिए, ये तो बेवकूफ़ी है। तो बेवकूफ़ वो किस करने वाला व्यक्ति नहीं है, बेवकूफ़ वो तर्कशास्त्री और विज्ञान हर जगह घुसाने वाला व्यक्ति है। दोस्तों, विज्ञान की अपनी एक सीमा है, जीवन विज्ञान से ऊपर है। जैसे अब जैसे आप फिजिक्स का कोई किताब उठा लें तो उसमें हीट के चैप्टर होंगे, लाइट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैग्नेटिज्म के चैप्टर होंगे, लेकिन उसमें ज्योतिष शास्त्र का एक चैप्टर नहीं होगा। ज्योतिष एक अलग शास्त्र है, लेकिन अलग शास्त्र इसका मतलब ये नहीं है कि अवैज्ञानिक है और वो आदमी के लिए यूजफुल नहीं है। आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब फिजिक्स के किसी चैप्टर में उसका वर्णन नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी उपयोगिता नहीं है।
विज्ञान की अपनी एक सीमा है। ये जो तार्किक लोग जो होते हैं, जो गालियाँ देते रहते हैं ज्योतिष शास्त्र को और बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनको जो गालियाँ देते रहते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। उनके अगर मनोवैज्ञानिक उनका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं भीतर से। उनके मन में एक तर्क है, फोमो जिसको कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि पीछे छूट जाने का भय। उन्हें क्या लगता है कि मैं तो ज्योतिष को गाली देता रहा, उससे कोई लाभ नहीं उठा सका। और जब वो देखते हैं कि इतने सारे लोग उससे लाभ उठा रहे हैं तो उनके मन में एक ईर्ष्या पैदा होती है। वो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष मूर्खों का शास्त्र है, ताकि लोग भी नहीं पढ़े, लोग भी उससे लाभ नहीं उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग लाभ उठाएं, मैं पीछे रह जाऊं। इसलिए चिल्ला चिल्ला के वो लोग ऐसी बात बोल देना चाहते हैं। फोमो उनके मन में आप पाएंगे, उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर यही पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी तर्क जो वैज्ञानिक चित्त वाले लोग जो है, तार्किक लोग जो है, ज्योतिष पे जो एक आक्षेप करते हैं, एक आखिरी तर्क, और फिर मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। वो क्या कहते हैं, इन ज्योतिष शास्त्रियों को पता ही नहीं है कि और भी हमारे सोलर सिस्टम में और भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट है, क्षुद्र ग्रह हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं। इनके बारे में इनको कुछ पता नहीं है। इन ज्योतिष शास्त्रियों को किसी भी ग्रंथ में इनकी कोई चर्चा नहीं है, पृथ्वी का भी चर्चा नहीं है, इन्हें सोलर सिस्टम का भी ढंग से पता नहीं है। 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं और चंद्रमा की चर्चा करते हैं। अरे जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह से बृहस्पति आदि जितने ग्रह हैं और भी बहुत सारे ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं। तो उनके चंद्रमा, उनको भी अगर चंद्रमा कहा जाए तो उनकी चर्चा क्यों नहीं आती ज्योतिष शास्त्र में? ज्योतिष शास्त्र मूर्खों का शास्त्र है, अवैज्ञानिक शास्त्र है। बाकी ग्रहों की चर्चा क्यों नहीं आती? बाकी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह की चर्चा क्यों नहीं आती? ज्योतिष शास्त्र को कुछ पता नहीं है, मूर्खों का ग्रंथ है। फिर वही बात दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य क्या है आप ही बताइए? कुछ कारकों के आधार पर आपका भविष्य निर्णय करना, ठीक है। अब जो लोग विज्ञान को पढ़ते, जिन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, उन्होंने एक शब्द सुना होगा, एनालिसिस पैरालिसिस नाम का, ठीक है। इन 9 ग्रहों के आधार पर ही अगर हम चर्चा करें तो कई बार चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हैं, कुछ दूसरे ज्योतिषी के पास चले जाएं तो कहेंगे कि नहीं, मांगलिक दोष तो खंडित हो गया। एक ज्योतिषी कहेगा कि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है, दूसरा ज्योतिषी कहेगा नहीं, केमद्रुम दोष तो भंग हो गया है। तो इन 9 ग्रहों के आधार पर ही जब आपका फल खत्म करना हो तो भी उसमें इतना मुश्किल पड़ जाता है। अनेक विद्वान अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। तो अगर इसमें मैं और फैक्टर बुला लूं और वो क्षुद्र ग्रह है उनकी चर्चा उठा लूं, और जो है धूमकेतु जो है उनकी चर्चा उठा लूं, आकाश में और पिंड है उनकी चर्चा उठा दूं, तो इतने सारे फैक्टर के आधार पर जो है आप एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाएंगे। कभी भी जो है आप निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंच पाएंगे कि आपकी कुंडली में आपका भविष्य क्या होने वाला है। इसीलिए चीजों को उपयोगी बनाने के लिए उन और कारकों की चर्चा नहीं की गई है। नहीं चर्चा की गई है इसका ये मतलब नहीं है कि उपयोगी नहीं है, उपयोगिता है उसकी। मैं भी मानता हूं कि ज्योतिष शास्त्र जो है अभी अपूर्ण है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि कई सारे जो है हमारे पुस्तकें जला दिए गए विधर्मियों द्वारा, तो कई सारे ज्योतिष के सूत्र खो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जितने सूत्र बचे रह गए हैं उनकी उपयोगिता नहीं है, उनकी अपनी उपयोगिता है। तो दोस्तों, इस तरह से ज्योतिष की अपनी सीमाएं हैं, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। जो बात विज्ञान सम्मत है केवल उतना ही मान्य है ऐसी बात नहीं है, जो विज्ञान के द्वारा असम्मत है वो बात अमान्य है ऐसी भी बात नहीं है। जब जरूरत पड़े आप विज्ञान का उपयोग कर लें, जब जरूरत पड़े आप ज्योतिष शास्त्र का उपयोग कर लें, जब जरूरत पड़े तो कोई बात विज्ञान सम्मत हो, अगर वो बात मनुष्य जाति के लिए उपयोगी नहीं हो तो उसे त्यागने की क्षमता रखें। अगर ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कोई बात हो जो मनुष्य जाति के लिए अब उपयोगी नहीं, जैसे कि कई सारे ऐसे योग हैं कि ऐसी स्थिति में आपकी अनेक पत्नियां होंगी, तो अभी मानव का जो आधुनिक समाज है वो अनेक शादियों की इजाजत नहीं देता है, तो वो सारे सूत्र गलत हो गए। वो सूत्र गलत है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ज्योतिष शास्त्र बेवकूफों का शास्त्र और गलत है, नहीं। तो दोस्तों, आशा है आज के बाद अगर कोई आपको इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करे कि आप क्यों ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। ये वीडियो उन्हें अवश्य भेज दें और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमारे शास्त्र जो है उनकी उपयोगिता है। उन्हें इस तरह से नीचा दिखाने से केवल इतना ही पता चलता है, उससे ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को नीचा दिखाते हैं उससे ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इतना ही पता चलता है कि वो सामने वाला आदमी कितना अल्पज्ञ है और वो अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करने के बजाय ज्योतिष शास्त्र को गाली दे रहा है, पराशर आदि वेद व्यास को गाली दे रहा है। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। ज्योतिष शास्त्र पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।